नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग संस्थान के 100 वर्ष पूरे होने पर आपको बता दें कि आज उसके उपलक्ष्य में पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर आज इंजीनियर विश्व सुरैया की प्रतिमा का अनावरण पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा किया गया है। साथ ही पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यालय पर हाई लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया है। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सुरैया जी की जयंती है। इंजीनियर्स डे के नाम से भारत रत्न जो हमारे थे उनकी जयंती मनाई जा रही है और ये खास तौर से हमारे अभियंताओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और ख़ास तौर से पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए है, क्योंकि बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि विश्वरैया जी पीडब्ल्यूडी में ही बम्बई में उन्होंने एई की नौकरी से अपनी ज्वाइनिंग की थी। तो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग को खास महत्व रखता है कि ऐसा भारत रत्न और ऐसे अभियंता देश को मिले जिन्होंने एक नया आयाम भारत के इतिहास में शुरू किया है और उनकी जयंती पे हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और प्रेरणा लेते हैं। और जो आज के दौर के हमारे अभियंता हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत के निर्माण में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो देश का नंबर 1 राज्य बन रहा है, उसमें हमारे अभियंताओं का जो ड्राइविंग सीट पे हैं उत्तर प्रदेश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन वितरण समारोह में आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज रेहड़ी पटरी दुकानदारों को लोन वितरित किया। आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिले, उसके क्रम में लगातार लोन वितरण के कार्यक्रम कर जनमानस को लाभान्वित किया जा रहा है। फैजुल्लागंज के नाले की जो समस्या है वो 3 दिन की नहीं है, 30 साल की भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा सालों की है। पिछले साल इससे भी बुरी हालत थी। मैं उसे देखने गया और उसे देखने के बाद मैंने उस पूरे नाले के नवीनीकरण के लिए, नया नाला बनाने के लिए मैंने बहुत बड़ी रकम जो है सैंक्शन किया हुआ है। उस पर काम शुरू हो गया है। जैसा आपने कहा, कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य अभी ज़्यादातर कार्य बाकी है। मैं आशा रखता हूं कि आने वाले वर्षों में उससे काफ़ी राहत मिलेगी। जहां तक पिछली बरसात के जल जमाव की बात है, तो इस बार चाहे जानकीपुरम हो, चाहे फैजुल्लागंज हो, चाहे अन्य विस्तार हो, इस बार हमारे नगर निगम ने मोटर लगा करके, पंपिंग स्टेशन लगा करके तमाम जगहों पे बहुत जल्दी से पानी को निकालने का कार्य किया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए पिंक बूथ की सफलता के बाद अब गाजियाबाद पुलिस सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई है। यूपी पुलिस ने रिटायर्ड कर्मियों और सीनियर सिटीजन की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है। इसके तहत पुलिस टीम अपने इलाकों में 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को चिन्हित करके इनके घर जाकर बातचीत करेगी। पुलिस इनके नाम और मोबाइल नंबर समेत सारी जानकारी नोट कर रिकॉर्ड तैयार करेगी। ये अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरंभ की गई थी योजना। इस योजना के अंतर्गत वो समस्त सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है, उनको हम डायल 112 जो हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, उस पर हम इनको रजिस्टर करते हैं, जिसमें उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, एक सारी डिटेल्स रहती हैं। इसका लाभ जो प्राप्त होता है वो ये होता है कि इमरजेंसी में जैसे ही कोई कॉलर हमें फ़ोन करता है तो सामान्य पीआरवी के रिस्पॉन्स में सीनियर सिटीजन को त्वरित रिस्पॉन्स मिलता है, 2-3 मिनट कम लगते हैं। दूसरा लाभ ये मिलता है कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज है, चूँकि इससे 108 भी जुड़ी हुई है, 101 जो फायर एंड सर्विसेज है वो भी जुड़ी हुई है, एम्बुलेंस सर्विसेज भी इससे इंटीग्रेटेड है, 1090 भी इंटीग्रेटेड है। तो जितनी दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उसके भी इंटीग्रेटेड होने की वजह से ये सिंगल विंडो सिस्टम का काम करता है।
खबर करनैलगंज से है, जहां के नगर पालिका परिषद में हुई अनियमितता के खिलाफ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि नगर में सोलर से चलने वाले स्ट्रीट लाइटों के खंभों को उखाड़ दिया गया था। दरअसल जब विद्युत सप्लाई नहीं होती है तो सोलर सिस्टम वाले 212 खंभों से ही करनैलगंज बाजार उजाला हो रहा था, जिसको लेकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने सोलर लाइट के पोल बिना किसी कारण उखाड़ने का आरोप लगाया है और साथ ही नगर विकास से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए शिकायती पत्र भी भेजा है। भाजपा के लोगों के झूठ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है, झूठ बोलना और फर्जी लोगों को बरगलाना। वही वो काम कर रहे थे और आज उसका प्रमाण आप स्वयं जा करके मौके पर देख लें कि काशीराम करने की क्या स्थिति। नगर पालिका का सीमा विस्तार हुआ है, लेकिन अभी तक विकास दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी बहुत कम समय हुआ है और जहाँ तक विकास का प्रश्न है तो उनका सीमा विस्तार में रहने वाले लोगों का विकास हो या ना हो, माननीय अध्यक्ष जी का और उनके कर्मचारियों का विकास हो रहा है अच्छे तरीके से। कमीशन का रेट बढ़ गया है और काफ़ी स्तर तक के खराबियाँ हैं। समस्या कॉलोनी की जो है वार्ड नंबर 19 में लगता है। इसमें सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था ये बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है और अगर कोई शिकायत करो, चेयरमैन से कहो या किसी से कहो तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। ना कोई सफाई कर्मचारी सुनता है और ना ही चेयरमैन सुनते हैं। यहाँ नालियाँ बजबजा रही हैं। हाँ, नालियाँ। यहाँ सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सफाई कर्मी आवत है ऊपर से, उसे कभी कभी आए तो ऊपर से करके चले जाते। जब ज़्यादा कसो, उनको टाइट करो, तब आते हैं, ऊपर से करके उसे चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम इस समय मौजूद हैं नगर पालिका करनैलगंज के मोहल्ला काशीराम में। काशीराम कॉलोनी में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो आप साफ तौर में इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चुनाव जीतेंगे, उसके बाद इस कॉलोनी काशीराम कॉलोनी को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, लेकिन इसकी हालात इस तरीके से है। आप वीडियो में काफ़ी देख सकते हैं जो यहाँ की हालात हैं। नाली बजबजा रही है। यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ सफाई कर्मी आता है उसके अनुसार ये काम नहीं किया जाता है। जो सफाई कर्मी आते हैं उनके द्वारा केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। यहाँ के लोगों का एक और भी कहना है कि यहाँ पिछले कई सालों से गंदगी का अंबार लगा होता है। जब यहाँ जल भराव होता है, बरसात का मौसम है, जब यहाँ पे जल भराव होता है तो पानी कुछ लोगों के घर के दरवाजे पे जाकर लग जाता है। यहाँ के लोगों ने कई बार इसके जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जैसे पानी का हैंडपंप लगा हुआ है जिसमें भी शुद्ध से पानी नहीं आता। ये एक हैंडपंप है वो भी खराब पड़ा हुआ है। एक हैंडपंप के भरोसे इस कॉलोनी के लोग चल रहे हैं। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो काफ़ी बजबजाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे चुनाव में, वो वादे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से यहाँ के जो सभासद हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि मेरे द्वारा की गई शिकायतों का अगर निस्तारण नहीं किया जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। प्राइम टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी, गोंडा। खबर फरीदाबाद से, जहां बदलते मौसम के चलते जिले में डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब तक डेंगू के 76 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 नए मामले सामने आए हैं। जबकि फरीदाबाद के सिविल सर्जन के अनुसार अन्य जिलों के मुकाबले स्थिति कंट्रोल में है, जिसको लेकर फरीदाबाद सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि डेंगू के 3 मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि बाकी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पर हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों की अपेक्षा फरीदाबाद में डेंगू पूरी तरीके से नियंत्रण में है। हमारे पास डेंगू के इस समय 76 मामले हैं, उनमें 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी मरीज सारे स्वस्थ हो चुके हैं और जो भी अस्पताल में भर्ती हैं वो भी किसी प्रकार के सीरियसनेस नहीं है और अंडर कंट्रोल है। इसके अलावा हमारे करीब 3.5 घरों के अंदर 3.5 लाख घरों के अंदर हमारे जो बिल्डिंग चेकर्स हैं उन्होंने चेक करा है और इसके अंदर लगभग 3,500 के करीब नोटिस भी लोगों को दिए हैं, जिससे कि इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह तत्पर है। हमने
12 बेड का डेंगू के लिए सुरक्षित करे हुए हैं बीके अस्पताल के अंदर। इसके अलावा बल्लभगढ़ और सारो CHC के अंदर भी डेंगू के बेड्स हमने रखे हुए हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना पुलिस द्वारा हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। इस गैंग द्वारा एक डेटिंग ऐप के जरिए पहले युवतियां फोन का कॉल कर लोगों से दोस्ती करती हैं, फिर लोगों को झांसा देकर अपने कमरे पर बुलाकर उनके न्यूड फोटो वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। एक महिला द्वारा इस ब्लैकमेलिंग गिरोह को संचालित किया जा रहा था। गिरोह की महिलाओं समेत एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से जुड़ा एक अन्य युवक अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, दिनांक 14 सितंबर को एक व्यक्ति थाना इंदिरापुरम पर आता है और अपने साथ एक महिला के द्वारा ब्लैकमेल करके उसकी नेकेड फ़ोटो और वीडियोस बनाकर उसके आधार पर उससे ब्लैकमेल करके 50,000 रुपये ऐंठने का मामला बताया जाता है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है और उस पर विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ती है। विवेचना के ही क्रम में आज दिनांक 15 सितंबर को इसमें जो प्रमुख अभियुक्ता थी दीपांशी, उसको वसुंधरा स्थित उसके फ्लैट से गिरफ्तार किया जाता है। तो पूरा मामला प्रकाश में आता है। पूरा मामला इस प्रकार है कि इनकी जो गैंग की प्रमुख सरगना हैं वो हैं शाहीन परवीन, पत्नी मोहम्मद रिजवान। ये इन्होंने मुख्य रूप से 2 गैंग बनाए हुए थे। एक गैंग में इनके दीपांशी नामक ये अभियुक्ता थी। ये जो है एक टैग्ड नामक ऐप है जिससे अन्य लोगों को, व्यक्तियों को वह बातचीत करके अपने प्रेम के जाल में फंसाती थी। जब वो लोग उससे बातचीत करने लगते थे तो फिर वह उनको अपने फ्लैट पे बुलाती थी। फ्लैट पे बुलाकर बातचीत के बहाने वह उनको नेकेड करके उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाती थी और साथ में उनके गैंग में जुड़े हुए रॉबिन और अंकित ये जो है आज सामने आ जाते थे और व्यक्ति के साथ मारपीट करते थे। मारपीट करके उसे डरा धमकाकर उसके अकाउंट में जो भी पैसे होते थे उससे वह वसूलते थे। खबर मैनपुरी से है, जहां साइबर सेल और थाना कोतवाली पुलिस ने फेसबुक के माध्यम से बेरोजगारों को मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ये अभियुक्त फेसबुक के माध्यम से बेरोजगार नवयुवकों को मर्चेंट नेवी में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का काम किया करता था। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम अवनीश यादव बताया है। मैनपुरी की साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक पे एक फर्जी आईडी बनाकर उसमें मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए एक पोस्ट डाला था, जिससे कुछ बेरोजगार उसमें झांसे में आके इनके बताए गए खाते में, अकाउंट में पैसा डाले हैं, करीब 3-3.5 लाख रुपए। और ये अपने एक दोस्त के खाते में पैसा डलवाता था, फिर वो पैसा ले लेता था। इससे 1.5 लाख रुपए बरामद हुआ है। इनका वो मोबाइल बरामद हुआ जिसमें फर्जी इन्होंने एक फेसबुक आईडी बनाई थी और इनके पास से वो ATM कार्ड बरामद हुआ था जिससे पैसा ट्रांसफर करते थे। खबर औरैया से, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए आई महिला का गलत इलाज कर दिया और महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को तत्काल सैफई रेफर किया है, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के परिजनों ने महिला के शव को अस्पताल के सामने रखकर जमकर हंगामा किया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस द्वारा परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ पर FIR दर्ज की गई। आज पहले सुबह के टाइम में पता चला है कि पहले पूजा कोरी हैं जो प्रेग्नेंट थी और वो एक हॉस्पिटल में आई थी डॉक्टर आशीष कश्यप के यहाँ। उनके द्वारा उनका सीजरियन ऑपरेशन किया गया था, जिसमें जो बच्चा है तो स्वस्थ बच गया था, लेकिन उनकी हालत ख़राब होने पर तत्काल डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनको उचित इलाज कहीं और ले जाइए। इनके परिवारिकजनों ने तुरंत पहले पूजा को तत्काल एम्बुलेंस में लाद करके इटावा सैफी ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनके द्वारा पुनः पहले बॉडी को ला करके उनके हॉस्पिटल में रखा गया। तुरंत सूचना पर पुलिस पहुँची। पुलिस ने तत्काल पहले उसको पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम भिजवा दिया है। साथ ही साथ उनके ससुर द्वारा, चंद्रशेखर द्वारा अपने एक FIR उनके खिलाफ दी गई है। ये है सर, मेरी छोटी बहू को क्या नाम है? ट्रेवली होने वाली थी, पूजा नाम है उसका। उम्र कितनी है? उम्र है उसकी 22 साल। उसके पति क्या नाम है? उसके पति का नाम विपिन। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ मना कर दिया कि इसको यहाँ से ले जाओ, प्राइवेट में भर्ती करो। कब ले गए थे?
हम ले गए थे 5-4 बजे के टाइम पे हॉस्पिटल में, यहाँ आ गए थे हम सरकारी में। उसके बाद यहाँ पे लाए 6 बज गया। कहाँ पे लाए? इस हॉस्पिटल में, ये लक्ष्मी हॉस्पिटल में। अच्छा। उसके बाद में इसने कहा मेरे पास पैसा जमा कराओ। कितना रुपए? इसने 50,000 रुपए हमसे एक मुठ जमा कराया। उसके बाद बोला कि तुमको कानपुर लेके चल रहे हैं, तुम्हारा मरीज यहाँ ऑपरेशन हो गया। 9:40 पे ऑपरेशन दिखा दिया सक्सेसफुल। ऑपरेशन कहाँ कराया? ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बाद में ये हमको कह रहा है कानपुर चलो। कानपुर ले जाने के बाद इसने मेरे को कानपुर नहीं ले गया, 5 घंटा मेरे को यहाँ इटावा में घुमाता रहा। ये यहाँ से ये भरतना और ये जाने कहाँ 5 घंटा मेरे को घुमाया इटावा में। किसी एक एम्बुलेंस को किया इसने, उसके जरिए मुझे को वहाँ सैफई हॉस्पिटल में पहुँचाया। पहले बोला कि हम ले चल रहे तुमको आगरा, पहले कानपुर का बोला, फिर आगरा बोला, फिर वहाँ ले जाके सैफई हॉस्पिटल में दूसरी एम्बुलेंस से छुड़वा दिया। वो एम्बुलेंस वाला भी वहाँ से भाग गया और इसका भी पता नहीं। ये बोला था मैं पीछे से आ रहा हूँ, इसको सीधा इमरजेंसी वार्ड में ले जाना, वहाँ भी ये भी नहीं पहुँचा और ना एम्बुलेंस वहाँ रुकी। खबर सहारनपुर थाना कुतुबशेर क्षेत्र से है, जहां न्यू शारदा नगर में पति ने दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए अपनी बीमार पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतक अलका नवीन नगर ओजपुरा का रहने वाली थी। अलका की शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी। बताया जा रहा है कि संदीप मृतका अलका के साथ अकेला रहता था। इससे पहले भी कई बार पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसपे परिवार से बैठकर समझौता कराया गया था। बीते दिन भी पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिससे युवक ने देर शाम मारपीट की और तब तक मारता रहा जब तक कि अलका की मौत नहीं हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया और युवक को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया। 14 सितंबर को थाना कुतुबशेर में एक सूचना प्राप्त हुई, लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी ने कहा है कि उनके जीजाजी द्वारा उनकी बहन को, जो कुछ समय से बीमार भी चल रही थी, मारपीट किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई है और जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तहरीर दी। तत्काल इस संबंध में 304 IPC का मुकदमा कायम किया गया और जो वांछित अभियुक्त है इसमें, जो मृतका का पति है, उसे आज सुबह गिरफ्तार किया गया है उसे, और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। और घटना में प्रयुक्त जो डंडे का इस्तेमाल किया है उसे भी उसकी निशानदेही से पुलिस ने कब्जे में लिया है। शव को कब्जे में लेकर PM की कार्रवाई अभी प्रचलित है और जिसकी रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया कि मृतका से उसकी शादी करीबन 10 साल पहले हुई थी। उससे अभी कोई संतान भी इनकी नहीं हुई है और इनकी कुछ समय से नोकझोंक भी चल रही थी इसी बात को लेकर। बीते कुछ दिनों से जो मृतका है वो बीमार भी चल रही थी, जिससे उनकी नोकझोंक और बढ़ गई और कल किसी बात को लेकर पति पत्नी में जब वो बेड रेस्ट पे थी तो उनके साथ उनके पति ने मारपीट की और डंडे से भी मारा, जिस संबंध में फिर उसके बाद वह बेहोश हो गई। पति वहाँ से घबराकर भाग गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई है। खबर आगरा से, जहां चावल व्यापारी की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जांच में मिली जानकारी के अनुसार बताया कि व्यापारी ने दुकान से चाकू खरीदकर खुद ही अपना गला रेता था। व्यापारी काफी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से उसने गला रेतने का तरीका गूगल से सर्च किया था और CCTV फुटेज देखने पर व्यापारी एक दुकान से चाकू खरीदता हुआ नजर आया था। DCP वेस्ट सनम कुमार ने निर्देशन में पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। 12/9/2023 को जब एतमाद पुलिस गश्त कर रही थी तो बुढ़िया के ताल के पास एतमादपुर हाईवे पे एक व्यक्ति जिसका गला कटा हुआ था और इसके हाथ में चाकू था, अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था ड्राइवर सीट पे, ये हमें मिला था। इस क्रम में तत्काल घटनास्थल पे पहुंचे थे और सारी टीमें लगाई गई थी। इसमें सर्विलांस SOG भी लगी थी, थाना स्तरीय टीम भी लगी थी और हमने डॉग स्क्वाड वगैरह भी बुलाया था और पूरी सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इसमें एकत्रित किए गए थे और बॉडी को PM के लिए भेजा गया था। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।